दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए साल 2004 में भारत के एक बिजनेसमैन के बेटे की शादी होती है। इस एक शादी का बजट था 550 करोड़। देश के प्रधानमंत्री सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर से लेकर देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट घराने के लोग इस शादी में मेहमान बनकर आते हैं। और तो और इस बिजनेसमैन का जलवा ऐसा था कि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर सालों तक इस कंपनी का नाम लिखा होता था, सहारा। लेकिन फिर ऐसा हुआ क्या कि ताश के पत्तों की तरह यह पूरा साम्राज्य ढह गया। एक टाइम पर जिस कंपनी के पास 4700 से ज्यादा एकड़ की प्राइम जमीन थी, खुद की एयरलाइंस थी, खुद का टीवी चैनल था और देश में इंडियन रेलवे के बाद जो सबसे ज्यादा नौकरियां देती थी, वो रातों रात कंगाल कैसे हुई। और सबसे बड़ा सवाल, भारत के करीब 3 करोड़ मिडिल क्लास और गरीब लोगों के खून पसीने के 24,000 करोड़ आखिर कहां गायब हो गए। क्यों आज भी लोग अपने ही पैसों के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम सहारा इंडिया स्कैम की पूरी क्रोनोलॉजी को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। सुब्रत रॉय की फर्ज से अर्श और अर्श से तिहाड़ जेल पहुंचने की पूरी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। हमेशा की तरह बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 1978 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। सुब्रत रॉय, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ चुके थे, एक पुराने लेबोरेटरी स्कूटर में घूमते थे। उन्होंने सिर्फ 2000 रुपए की पूंजी के साथ इस सहारा इंडिया परिवार की शुरुआत की थी। अब यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि कैसे कोई 2000 रुपए की पूंजी के साथ इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है। उनका बिजनेस मॉडल क्या था, तो चलिए इसे ध्यान से समझते हैं। सुब्रत रॉय ने निशाना बनाया भारत के उस तबके को जिसे हमारे ट्रेडिशनल बैंक पूरी तरह भूल चुके थे। ठेले वाले, रिक्शे वाले, छोटे चाय दुकानदार और तिहाड़ी मजदूर। ये वो लोग थे जो रोज 5 रुपए, 10 रुपए या 20 रुपए बचाते थे। लेकिन बैंकों के सख्त नियम, कागजी कार्रवाई और मिनिमम बैलेंस के डर से ये लोग बैंक में अपना खाता नहीं खुलवा पाते थे। सुब्रत रॉय ने यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने लॉन्च की पैरा बैंकिंग यानी चिट फंड। सहारा के एजेंट इन गरीबों के घर घर जाते और कहते, आप रोज हमें 10 रुपए दीजिए, हम आपके पैसे को सुरक्षित रखेंगे और आपको बैंक से भी ज्यादा ब्याज देंगे। अब आप खुद ही सोचिए, एक गरीब मजदूर के दरवाजे पर आकर कोई रोज पैसे कलेक्ट कर रहा है, उसे बैंक जाने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्म भरने की झंझट नहीं। यह आइडिया रातों रात सुपरहिट हो गया। देखते ही देखते सुब्रत रॉय ने भारत के कोने कोने में लाखों एजेंट की एक फौज खड़ी कर दी, जो हर महीने करोड़ों रुपए कैश में कलेक्ट कर रही थी। लेकिन दोस्तों, सुब्रत रॉय एक आम बिजनेसमैन बनकर नहीं रहना चाहते थे। वो खुद को एक फिलोसोफर और पूरे सहारा परिवार का अभिभावक यानी सहारा श्री कहते थे। उन्होंने अपनी कंपनी में एक कड़क नियम बनाया था। सहारा का हर कर्मचारी, चाहे वो कितना भी बड़ा अफसर हो, एक दूसरे को मिलते वक्त हाथ जोड़कर सहारा प्रणाम कहेगा। उन्होंने राष्ट्रवाद और इमोशंस को अपने ब्रांड की यूएसपी बना लिया। अब जैसे जैसे लोगों का भरोसा बढ़ा, सहारा के पास कैश की बाढ़ आ गई। लेकिन सवाल यह है कि इस करोड़ों अरबों रुपए के कैश का सुब्रत रॉय ने किया क्या। तो दोस्तों आपको बता दें, उन्होंने इस पैसे को अलग अलग हाई प्रोफाइल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिसमें पहले नंबर पर है सहारा एयरलाइंस। ये आगे चलकर भारत की पहली प्रीमियम प्राइवेट एयरलाइंस में से एक बनी। और दूसरे नंबर पर है मीडिया, सहारा समय, जिसने भारत में नेशनल और रीजनल न्यूज चैनल की बाढ़ ला दी। और इनके लिस्ट पर तीसरे नंबर पर था रियल एस्टेट। लखनऊ में सहारा शहर नाम से एक आलीशान टाउनशिप बनाई जो किसी महल जैसे दिखती थी। और चौथे नंबर पर है स्पोर्ट एंड ग्लैमर। इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन हॉकी टीम के ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गए थे। हॉलीवुड और बॉलीवुड के सितारे उनके इशारों पर उनके फंक्शंस में नाचते थे। एक वक्त तो ऐसा आया जब सहारा के पास 11 लाख से ज्यादा कर्मचारी थे। सुब्रत रॉय ने न्यूयॉर्क का मशहूर प्लाजा होटल और लंदन का ग्रोस वेनर हाउस भी खरीद लिया। यानी जो पैसा भारत के गरीब मजदूरों ने 10-10 रुपए करके जमा किए थे, उससे न्यूयॉर्क और लंदन में लग्जरी होटल्स खरीदे जा रहे थे। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और साल 2008 तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। सुब्रत रॉय देश के सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाते थे। लेकिन तभी सुब्रत रॉय की एक महत्वाकांक्षा ने उनके विनाश का रास्ता खोल दिया। वो अपनी रियल एस्टेट कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराना चाहते थे। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। 2008 में सहारा ग्रुप की एक कंपनी सहारा प्राइम सिटी अपना आईपीओ लाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास अपने दस्तावेज जमा करती है। जब सेबी के अधिकारियों ने इन दस्तावेजों को इन डेप्थ खंगाला तो उन्हें सहारा ग्रुप की 2 और कंपनियों के नाम मिले, जिसमें से पहला था सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और दूसरा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन।
सेबी ने देखा कि इन दोनों कंपनियों ने OFCD यानी ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर के जरिए मार्केट से बहुत बड़ा पैसा उठाया था। अब आप पूछेंगे कि आखिर ये OFCD क्या बला है। अगर मैं इसे सिंपल शब्दों में कहूँ तो यह एक तरह का बॉन्ड या लोन होता है जिसे बाद में कंपनी के शेयर्स में बदला जा सकता है। कंपनी लॉ के मुताबिक अगर कोई भी कंपनी 49 से ज्यादा लोगों से पैसा जुटाती है तो उसे पब्लिक इश्यू माना जाता है और इसके लिए सेबी से इजाजत लेना अनिवार्य है। लेकिन सहारा ने किया क्या? उन्होंने इन दोनों कंपनियों के जरिए 2 करोड़ 20 लाख निवेशकों से करीब 24,000 करोड़ जुटा लिए थे और वो भी सेबी को बिना बताए, बिना किसी रेगुलेशन के। और हद तो तब हो गई जब सेबी ने सहारा को नोटिस भेजा और उनसे पूछा कि आखिर ये 2 करोड़ 20 लाख लोग कौन हैं, हमें इनकी पूरी लिस्ट दो। और जो सहारा ने किया वो आज तक कॉर्पोरेट के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। सहारा ने ट्रकों में भर भर के करोड़ों इन्वेस्टर के फॉर्म सेबी के दफ्तर में भेजना शुरू कर दिया। दोस्तों, कुल 127 ट्रक दस्तावेज मुंबई के सेबी दफ्तर पहुंचे जिससे वहां का पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। ऐसा करने के पीछे सहारा की एक बहुत बड़ी चाल थी। सहारा को लगा कि सेबी इतने सारे कागजात देखकर डर जाएगी और जांच करना बंद कर देगी, लेकिन सेबी के अधिकारियों ने हार नहीं मानी और जब उन्होंने रैंडमली इन फॉर्म्स की जांच शुरू की तो उनके होश उड़ गए। फॉर्म्स पर इन्वेस्टर्स के पते अजीबोगरीब थे, जैसे राम सिंह, रामपुर गाँव। कई इन्वेस्टर्स के नाम फर्जी लग रहे थे। एक ही पते पर सैकड़ों इन्वेस्टर्स दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर सेबी को एक बहुत बड़ा शक हुआ। क्या यह वाकई गरीबों का पैसा था या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा था? यानी नेताओं और बड़े नौकरशाहों के काले धन को गरीब ग्रामीणों के नाम पर फर्जी अकाउंट्स दिखाकर सफेद किया जा रहा था। हालांकि सहारा हमेशा इस बात से मुकरता रहा और कहता रहा कि ये उनके असली ग्राउंड इन्वेस्टर्स हैं। जब सेबी को यह गुत्थी सुलझता हुआ नजर नहीं आया तब उन्होंने इस मामले को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया और अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक कड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा सहारा की दोनों कंपनियों ने साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए वो इन्वेस्टर्स का पूरा पैसा 15% ब्याज के साथ सेबी के पास जमा कराएं ताकि सेबी इन्वेस्टर्स की पहचान करके उनका पैसा लौटा सके। लेकिन सुब्रत रॉय को अपने रसूख पर इतना घमंड था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हल्के में लिया। वो पैसा जमा कराने से आनाकानी करते रहे, बहाने बनाते रहे। नतीजा ये हुआ कि 28 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें कोर्ट लाया जा रहा था तब एक नाराज इन्वेस्टर ने उनके चेहरे पर स्याही फेंक दी। यह इस बात का प्रतीक था कि देश की आम जनता में सहारा को लेकर कितना गुस्सा था। सुब्रत रॉय को तिहाड़ जेल में 2 साल से ज्यादा का वक्त बिताना पड़ा और उन्हें बेल तब मिली जब सहारा ने कुछ संपत्तियां बेचकर कोर्ट के पास पैसा जमा किए और बाद में नवंबर 2023 में सुब्रत रॉय का निधन हो गया। लेकिन आज भी यह गुत्थी पूरी तरह नहीं सुलझी है। अब आप में से बहुत से लोग पूछेंगे कि आज सहारा की क्या स्थिति है, क्या उन गरीबों को उनका पैसा वापस मिला या नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें, साल 2023 में भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। सरकार ने दावा किया कि जिन इन्वेस्टर का पैसा वैलिड है वे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, उन्हें शुरुआती फेज में 10,000 रुपए तक वापस मिलेंगे। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो आज भी लाखों लोग इस पोर्टल के टेक्निकल गिल्च, रिजेक्शन मैसेज और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। कई परिवारों की शादियां टूट गईं, कई बुजुर्गों का इलाज नहीं हो पाया क्योंकि उनकी जिंदगी भर की पूंजी सहारा के दलदल में फंस चुकी है। तो दोस्तों इस पूरे सहारा स्कैम से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली सीख, फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी स्कीम आपको बैंक से 2 गुना ब्याज या बहुत ज्यादा ब्याज देने का दावा करती है तो वहाँ हमेशा बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। और दूसरी सीख, रेगुलेशन इज की। कभी भी अपना पैसा ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज या चिट फंड्स में ना लगाएं जो RBI या सेबी जैसे कड़े सरकारी रेगुलेटर्स के दायरे में नहीं आते। सहारा की ये कहानी भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास का वो काला पन्ना है जहाँ एक आदमी ने करोड़ों गरीबों के भरोसे का इस्तेमाल करके अपना महल खड़ा किया, लेकिन जब वो महल गिरा तो उसके मलबे के नीचे देश के करोड़ों मासूम गरीब दब गए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इन्वेस्टर्स की उनकी गाढ़ी कमाई का एक एक रुपया कभी वापस मिल पाएगा? नीचे कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, खासकर अपने माता पिता या रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उनका भी पैसा इसमें फंसा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।